ओके फ्रेंड्स, तो फिर से आप लोग का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एंड वेलकम अगेन इन दिस वीडियो सेशन। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था, इससे पहले वाले सॉफ्टवेयर के सेशन में हम लोगों ने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था। यानी सॉफ्टवेयर 1.0 में जो हमने डिस्कशन किया था सॉफ्टवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के टाइप जो होते हैं उनके बारे में, उनके कुछ सर्टेन एग्जांपल्स के बारे में। सॉफ्टवेयर 2.0 में हमने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था। और अब हम लोग लेकर आए हैं विंडोज़। अब आप लोग ताज्जुब थोड़ा सा हो रहा होगा, आप लोग सोच रहे होगे ये तो बहुत ही आसान टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जामिनेशन में। जी हाँ, बिल्कुल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं, बल्कि बार बार लगातार आते हैं। प्रॉब्लम ये आती है इसमें, कभी कभी आपसे इससे रिलेटेड जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसे मैं अगर इसी में अगर बात करना स्टार्ट करूं, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया, इससे पहले वाले सेशन में बताया। जैसे विंडोज एक्सपी में एक्सपी स्टैंड्स फॉर, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो जाएगा। ठीक है, हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज कौन सा है, हमारा ये कौन सा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा आइकन्स क्या होते हैं। ठीक है, बूटिंग में हम लोग जब बूटिंग करते हैं तो बूटिंग करते वक्त जो हमारा रीस्टार्ट करता है वो, उसको हम किस तरह की बूटिंग कहते हैं। तो इस तरह के कई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सब का निदान हम लोग इसी सेशन में करेंगे, इसी सेक्शन में, मतलब इसी वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विंडोज के बारे में तो खैर हम लोग डिस्कशन करेंगे ही। आप अगर वर्जन के बारे में जानते ना हो तो वो भी आपके सामने एक छोटे से फॉर्मेट में आपके सामने आ गया है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया है। यानी सबसे पहले कौन सा विंडोज हमारा आया था, विंडोज 1.0 आया था, जो कि 1985 में आया था। और हमारा जो लेटेस्ट आया है विंडोज, वो 2015 में आया है, विंडोज 10 के नाम से। ठीक है, बाकी हमारे इसके नीचे इससे पहले विंडोज 8 था, विंडोज 7 था, विंडोज विस्टा था, विंडोज एक्सपी था, विंडोज 95 था, फिर विंडोज 3.1 था और विंडोज 1 था। देखो एक चीज मैं और बता दूं आप लोग को, ये अगर कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, ये अगर कुछ वर्जन्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है केवल इतने ही वर्जन्स आए हैं, और भी हैं। लेकिन एक एक हर एक चीज का एक दायरा होता है समझाने का। ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये वो कुछ इंपॉर्टेंट विंडोज हैं जिनसे रिलेटेड हो सकता है क्वेरीज की जाए, दैट्स वाई यहाँ पर उनको रखा गया है। ठीक है, अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो नहीं रखेगा उनसे क्वेरीज नहीं हो सकती, हो उनसे भी सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात समझिएगा कि एक हम लोग जो एक बेसिक आधार बना के चलते हैं कि भैया सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं आपके। सबसे पहला विंडोज 1 1985 में, और विंडोज 10 लेटेस्ट है 2015 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। ओके फ्रेंड्स, अब देखो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो भैया क्विक एक रिकैप ले लेते हैं, आप लोग को याद ही है हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है इसमें, बस कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस कर लेने हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो भाई हार्डवेयर होता क्या है, हार्डवेयर वी ऑल नो दैट कि हार्डवेयर क्या होता है। चाहे आप सीपीयू की बात कर लो, चाहे आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात कर लो, चाहे आप स्टोरेज की बात कर लो, चाहे आप मेमोरी की बात कर लो, सर्टेन किसी भी तरह के हार्डवेयर की आप बात कर लो। ठीक है, हार्डवेयर की अगर बात की जाए तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक बहुत बड़ा इंटरफेस वर्क करता है, और वो वर्क करता है कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ये मत सोचिएगा, ये दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा, जहन में मतलब बिल्कुल मत लाइएगा कि सर इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, क्या वो यूज नहीं होता? बिल्कुल यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। अगर एग्जैक्ट बनाया जाए फिगर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फिगर एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस का वर्क करता है वो असल में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी भी हुई है कि इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इससे पहले भी काफी डिस्कशन हो चुका है इस बारे में। सेकंड जो लिखा हुआ उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इट इज एन ऑब्लिगेटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑब्लिगेटरी का मतलब मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूं क्या होता है। इसका मतलब होता है अनिवार्य। ठीक है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा आपके हार्डवेयर पे। यानी कि अगर हार्डवेयर पे आपको वर्क करना है तो आपको एक अनिवार्य सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कई बार कर चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियोस में भी कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं भाई। कुछ सर्टेन एग्जांपल्स, और वही एग्जांपल्स मैंने रिपीट किए हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। ठीक है, आप लोग जानते हो, इससे पहले भी हम लोग वीडियोस में देख चुके हैं। तो भैया एंड्रॉइड होता है, लाइनेक्स होता है, मैक ओएस होता है जो कि एप्पल कॉर्पोरेशन का है, विंडोज का साइन बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका नाम हो सकता है कम लोग जानते हो, सिम्बियन। पहले के टाइम पे आपके इस्तेमाल किया जाता था, मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल किया जाने वाला
सॉफ्टवेयर था ये आपका, ठीक है। और इसके बाद आपके सामने एक और सॉफ्टवेयर, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे कोई जानता होगा। मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। इसको मैंने इससे पहले वाले वीडियो, मतलब जो सॉफ्टवेयर 1.0 है उसमें भी बताया था। काली लाइनक्स है, ठीक है। ये नॉर्मली हैकर्स यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये, ठीक है। खैर अब इतना ज्यादा हम लोग को डिस्कशन नहीं करना है, इसमें कोई डीपली नहीं जाना है। तो ये कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। टॉपिक याद रखिएगा, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम लोग डिस्कशन विंडोज के रिगार्डिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी दिमाग में ये मत लाइएगा कि सर तो यार विंडोज के बारे में बात कर रहे थे, बात करते करते सर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ कैसे घूम गए। तो भाई विंडोज के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अरे यार विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए जैसे आपके सामने वर्जन वाइज आपके सामने आ गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ खास नहीं है, एग्जैक्टली वही चीज है जो आपने फर्स्ट पेज पे देखी थी, फर्स्ट स्लाइड पे देखी थी, ठीक है। पहले 1985 में विंडोज 1 आया, फिर विंडोज 3.1 आया, फिर 95 एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, यही आपका आगे की तरफ बढ़ता चला गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके हम लोग देख सकते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में। तो हाँ फ्रेंड्स, जैसा मैं आपसे लोगों से बोल रहा था कि हम लोग इसको देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब देखते हैं भाई, देखिए ये है आपका एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये आपके वर्जन वाइज वर्जन है। तो विंडोज 1.0 से लेके विंडोज 10 तक ये पूरे के पूरे वर्जन हैं आप लोग के, प्रॉपर वे में वर्जन है। विंडोज 1.0 है, फिर विंडोज 3.1 है, फिर विंडोज 95, फिर विंडोज 98, देन विंडोज 2000, विंडोज मी, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10। तो ये एक एक करके अगर हम लोग देखें तो हमारा प्रॉपर वे में पूरा पूरा वर्जन हमारे सामने आते चले जाते हैं। तो एक एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, उस पर हम लोग इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब ये है कि भाई सबसे ऊपर, मतलब अगर ऊपर देखा जाए तो ये सबसे पहला वर्जन था, और विंडोज 10 अगर देखा जाए तो सबसे लेटेस्ट वर्जन था। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं इसी में। इसमें आगे बढ़ने से पहले जरा भाई जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसको अधूरा छोड़ दे, तो यहां से आप कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, जैसा मैं अभी बोला था कि हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर। तो देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, उसको जरा हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है, विंडोज के बारे में ही लिखा हुआ है, बहुत कॉमन सी चीज है, सब लोग जानते हैं, लेकिन तो भी एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर कोई जानता है, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है। वी ऑल नो दैट, together with some commonly used business applications such as Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access has become a standard for individual users in most corporation and homes. In short में बस इतना बोला गया है इस लाइन में कि विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जिस माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के ऊपर, इस माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के ऊपर ही हम लोग कुछ सर्टेन एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का एक नाम बताया इन्होंने, दैट इज योर MS ऑफिस। और MS ऑफिस में जैसा हम लोग जानते हैं कि भैया हर तरह का वर्क होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी वर्क करता है, वो स्प्रेडशीट से रिलेटेड भी वर्क करता है, वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी वर्क करता है, वो हर तरह का वर्क हर चीज से रिलेटेड करता है, ठीक है। सो दैट इज योर विंडोज, ये आपका विंडोज कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया कि सबसे पहला वर्जन जो हमारा सबसे टॉप पे हमारा पहला वर्जन था, और सबसे लेटेस्ट वर्जन जो हमारा है वो हमारा क्या है, विंडोज 10। और पूरा पूरा एक सीक्वेंस दे रखा है, विंडोज 1.0, फिर 3.1, 95, फिर 98, फिर 2000, फिर विंडोज ME जिसको मिलेनियम एडिशन बोलते हैं, विंडोज एक्सपी को अगर हम लोग बोलें तो एक्सपीरियंस बोलते हैं, विंडोज विस्टा की अगर बात की जाए, फिर विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, और उसके बाद फिर फाइनली आपका आया विंडोज 10। चलिए फ्रेंड्स अब एक एक करके इन सब के बारे में, विंडोज के बारे में ही थोड़ी बहुत और भी बातचीत हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, जो सर्टेन मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाए थे, उसी में कुछ वर्जन्स के बारे में, कुछ उनके वेब ब्राउजर्स के बारे में और जानकारी कर लेते हैं। देखते हैं जरा। देखिए सबसे पहले विंडोज का ही आ गया है। देखिए बाकी चीजें तो हम लोग समझ चुके हैं, फर्स्ट वर्जन लेटेस्ट वर्जन तो हमें पता चल चुका है इसमें। तो अब जरा इसमें देखते हैं इनबिल्ट वेब ब्राउजर की अगर बात की जाए तो इनबिल्ट वेब ब्राउजर आपका कौन सा होगा, इनबिल्ट वेब ब्राउजर आपका होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर हम लोग बात करें बच्चा लोग, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका होता क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका होता है वो आपका होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर एज। अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर एज।
इंटरनेट एक्सप्लोरर एज आपका लेटेस्ट वेब ब्राउजर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है विंडोज 10 में, ठीक है। विंडोज 10 में इस्तेमाल किया जाने वाला लेटेस्ट वेब ब्राउजर जो आपका है, जिसको हम इनबिल्ट वेब ब्राउजर भी कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। तो वो आपका कौन सा है, वो आपका है इंटरनेट एक्सप्लोरर एज। पहला वर्जन जो था वो विंडोज 1.0 था, अब लेटेस्ट जो वर्जन है वो आपका है विंडोज 10। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपके सामने आता है मैकिंटोश, ठीक है। तो ये मैक ओएस जो है ये एप्पल कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एप्पल कॉर्पोरेशन। एप्पल कॉर्पोरेशन का आपका प्रोडक्ट है। अगर हम लोग बात करें तो मैकिंटोश की अगर बात की जाए तो मैकिंटोश का जो पहला वर्जन था, फर्स्ट वर्जन जो था वो आपका था 1.0, दैट इज योर 1.0। वो आपका पहला वर्जन जो मैकिंटोश का था वो पहला वर्जन 1.0 था। और लेटेस्ट जो वर्जन इसका आया है वो आपका आया है बिग sur, ठीक है, 11.0। मैक ओएस की बात, मैं जो भी कुछ बात कर रहा हूँ सब मैक ओएस की बात कर रहा हूँ। मैक ओएस किसका प्रोडक्ट है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आधा खाया हुआ एप्पल है, तो भैया एप्पल कॉर्पोरेशन का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें बिग sur भी लिखा हुआ है, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। बिग sur हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन है। इनबिल्ट वेब ब्राउजर जो इसमें होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, एप्पल कॉर्पोरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा इनबिल्ट वेब ब्राउजर होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है सफारी, दैट इज योर सफारी। सफारी हमारा इनबिल्ट वेब ब्राउजर होता है मैकिंटोश का, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक ओएस, दैट इज योर मैक ओएस। तो भाई मैक ओएस की अगर बात की जाए तो किसका प्रोडक्ट है, पहली चीज ये आपका प्रोडक्ट है एप्पल कॉर्पोरेशन का। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एप्पल कॉर्पोरेशन का ये प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेटेस्ट वर्जन है वो बिग sur होता है, ठीक है, जो कि 11.0 होता है। और इसका जो इनबिल्ट वेब ब्राउजर होता है वो आपका होता है सफारी, दैट इज योर सफारी। अब सफारी क्या होता है ये अगर नहीं आप लोग को मालूम है तो आज एक काम करना भाई कि गूगल पे सर्च करना सफारी फ्री डाउनलोड, और सफारी को एक बार यूज कर लेना। इट इज योर वेब ब्राउजर। जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर एज इस्तेमाल करते हो ना किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए, उसी तरह से आप सफारी का भी इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए, दैट इज योर वेब ब्राउजर, ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये तो मैंने बहुत कॉमन सी चीजें बता रहा हूं आप लोग को। अच्छा, लाइनेक्स की बात आ रही है यहाँ पे। लाइनेक्स सबसे पहले बनाने वाले कौन थे, ये थे लाइनस टॉरवाल्ड, ठीक है, जिन्होंने लाइनेक्स ओएस को बनाया था। लेकिन एक बात इसके बारे में मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये किसी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होता। नॉर्मली किसी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होता, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो सब के सब किसी ना किसी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि किसी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होता। इसको बनाने वाले लाइनस टॉरवाल्ड थे, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है अगर नहीं पता है तो भाई इससे पहले वाले वीडियो में जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने समझाया है पूरा प्रॉपर वे में कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल भी बताए हैं, और उस एग्जाम्पल में ही आपका ये लाइनेक्स आता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब आपके सामने आता है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड की अगर बात की जाए तो भैया आज के टाइम पे अगर हम लोग मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन में मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि 90% मार्केट कवर करके बैठा हुआ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। और अगर हम लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये किसका प्रोडक्ट है भाई दुनिया के सबसे, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो ताकतवर सॉफ्टवेयर की कंपनीज है उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर कंपनी हमारी गूगल ही है। क्योंकि भाई एक तरह से अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक तरह से वो अपना आधिपत्य जमाती चली जा रही है। आधिपत्य अगर आप लोग समझते हो तो एक तरह से सब कुछ वो अपने अंडर में करती चली जा रही है। हालांकि ऐसा होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सी जायंट कंपनीज हैं जिसको, जैसे आपकी एप्पल कॉर्पोरेशन हो गई, जैसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसी के अंडर में है। लेकिन मोबाइल के पार्ट पे अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एंड्रॉयड ने तो पूरा मार्केट कवर कर लिया आप लोग का। खैर, तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसी पे आगे और डिस्कस करते हैं भाई। तो आपके जो पहला वर्जन है एंड्रॉयड का, वो आपका पहला वर्जन था एंड्रॉयड 1.0, और अब जो लेटेस्ट वर्जन आपका आया है दैट इज योर एंड्रॉयड 11.0, और ये आपका एंड्रॉयड क्यू यानी कि एंड्रॉयड क्यू 10.0 के तुरंत बाद आया है। एंड्रॉयड एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के टाइम पे, जो कि ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल फोन्स में, ठीक है। मोबाइल फोन्स के लिए ही बेसिकली ये बनाया गया है, मोबाइल फोन हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए आपका ये बनाया गया। चलिए फ्रेंड्स, तो ये तो मैंने आप लोग को कुछ पार्ट बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब वापस भाई फिर से आ जाते हैं विंडोज में, और विंडोज में कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला टर्म जो होगा वो होगा बूटिंग से रिलेटेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा बूटिंग प्रोसेस होती क्या है। देखिए, मैं बहुत ही आसान शब्दों में अगर आपको बताऊं
तो भैया आपका जो बूटिंग प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आपका करता है कौन है, बायोस करता है, ठीक है। और बायोस आपका प्रोसेस मतलब यानी कि कहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो सारा प्रोसेस आपका रोम चिप से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर सिस्टम आप जैसे बटन पे पावर जो पावर ऑन आप करते हो, पावर बटन पे जैसे आप प्रेस करते हो, सबसे पहले रोम आपका वर्क करना स्टार्ट करता है जिसमें बायोस पड़ा होता है और फिर आपका सिस्टम ऑन होना स्टार्ट होता है। इसमें ऑन होना स्टार्ट होता है, उसमें फिर अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिसमें होना स्टार्ट होता है। सबसे पहला इसमें एक टेस्ट परफॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद सारा सारा प्रोग्राम होना स्टार्ट होता है, सारी सारी चीजें होना स्टार्ट होती हैं, सारे सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आपका होता है पोस्ट, दैट इज योर पोस्ट। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है दैट इज योर पोस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, नाम ही बता रहा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये सबसे पहले ये चेक करता है कि जितने भी मदरबोर्ड में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सब में प्रॉपर वे में पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर बाय चांस मान लीजिए किसी भी तरह की पावर की मिसिंग होती है, या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट, देखो तीन तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा क्या है, रैम प्रॉपर वे में वर्किंग होना चाहिए, आपका हार्ड डिस्क प्रॉपर वे में वर्किंग होना चाहिए, और आपका प्रोसेसर प्रॉपर वे में वर्किंग होना चाहिए। अगर इन तीनों में किसी में भी फॉल्ट होगा या किसी में भी दिक्कत होगी तो आपका सिस्टम चल नहीं पाएगा। मैं यहाँ पे पावर सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बात समझना, मैं यहाँ पे एसएमपीएस की बात कर ही नहीं रहा हूँ, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब जैसे आप लोग सोच रहे होगे सर ये किसकी बात कर रहे हैं, एसएमपीएस क्या चीज होती है। तो भाई एसएमपीएस जो होता है वो आपका एक तरह से पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरह का कंपोनेंट कह लीजिए, डिवाइस कह लीजिए, हार्डवेयर कह लीजिए, आपका होता है किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में, जिसको आप फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। कुछ लोग जानते हैं इसके बारे में, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो इसका बेसिक काम क्या होता है एसएमपीएस का, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो बच्चे लोग जैसे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, तो भाई एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, एसएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई का। और जैसा कि मैं अभी डिस्क्राइब कर ही चुका हूँ कि एसी जो होता है हमारा वो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, और डीसी जो हमारा होता है वो हमारा डायरेक्ट करंट होता है, जिसमें कंप्यूटर केवल और केवल डीसी ही समझता है, मतलब कि डायरेक्ट करंट ही वो समझता है, ठीक है। इन शॉर्ट में इसीलिए हमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिवाइस लगानी पड़ती है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सके। तो एसएमपीएस का यही रोल होता है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पोस्ट के बारे में, उसमें अब हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि हमारा जो एसएमपीएस होता है वो क्या होता है। तो भाई पोस्ट के बारे में मैं शुरुआत में ही बता चुका था कि पोस्ट हमारा बेसिकली पहला टेस्ट परफॉर्म होता है बूटिंग के टाइम पे, ठीक है। अब बूटिंग जो प्रोसेस होता है वो होता क्या है, बहुत साधारण सा प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कई स्टेप्स होते हैं। तो उसमें जो एक लास्ट स्टेप होता है वो स्टेप ये होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एचडीडी मतलब कि हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर्ड होता है। अब ये ओएस उठ के मतलब इन शॉर्ट में जो हार्ड डिस्क ड्राइव में पड़ा हुआ है ये आपका आता है रैम में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी प्रोग्राम ओपन होता है तो सबसे पहले किस में ओपन होता है, रैम में ओपन होता है। तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम भी सबसे पहले किस में ओपन होता है, जाके आपका रैम में ओपन हो जाता है। तो भैया जब ये रैम में ओपन हो जाता है तब आपके सामने डिस्प्ले होता है पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर आपके सामने जो आप लोग देखते हो कि एक रेगुलर मैनर में जो आपके सामने एक तरह से डेस्कटॉप को ओपन हो जाता है, तो वो फिर जो डेस्कटॉप का सीन आप देख पाते हो वो तभी देख पाते हो जब रैम में पूरी तरह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। यही ये प्रोसेस, ये लास्ट प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया कि एचडीडी में जो ओएस पड़ा होता है वो आपका रैम में लोड होता है। तो ये जो लास्ट प्रोसेस होता है बस यही प्रोसेस आपका लास्ट प्रोसेस होता है बूटिंग का। ये मतलब ये लास्ट प्रोसेस आपका बूटिंग का। ऐसा नहीं कि भाई यही बूटिंग कहलाती है, दिस इज नॉट अ बूटिंग, केवल हम ये कह दें कि यही बूटिंग होती है, ऐसा नहीं है। बूटिंग का पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहला टेस्ट कौन सा परफॉर्म होता है और मैंने आपको बताया कि बूटिंग होती कैसे है, ठीक है। तो बूटिंग होने का तरीका, ऑपरेटिंग सिस्टम एचडीडी में पड़ा होता है, बस वो उठ के आपका कहां पर लोड हो जाता है, रैम में लोड हो जाता है, तभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे पाता है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बूटिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है कोल्ड बूट और एक आपकी होती है वार्म बूट। तो फ्रेंड्स
एक हमारी कोल्ड बूट और एक हमारी वार्म बूट। तो भाई कोल्ड बूट क्या चीज़ होती है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कोल्ड बूट में। कोल्ड बूट एक तरह की बूटिंग होती है, जैसे आपने अपना कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ कर रखा है। स्विच ऑफ करने के बाद जब आप पहली बार कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो तो बस वही आपका कहलाता है क्या? कोल्ड बूट। भैया देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को अगर स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करोगे, तो भाई स्विच ऑफ करने के बाद जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑन करते हो तो वो आपका कहलाता है क्या? कोल्ड बूट। दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूट। ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम जब भी आप अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो, फर्स्ट टाइम अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करने का मतलब यहाँ पे कि स्विच ऑफ करने के बाद ऑन करना। अब वो चाहे आप 1 सेकेंड में करो, चाहे 1 मिनट में करो, चाहे 1 घंटे में करो, चाहे 1 साल में करो, इट डजेंट मैटर, वो आपका कोल्ड बूट ही कहलाएगा। दैट इज योर कॉल्ड कोल्ड बूटिंग, या वो कोल्ड बूट ही आपका कहलाता है। और वार्म बूट क्या चीज होती है? भाई कंप्यूटर सिस्टम जब आप अपना जो सिस्टम होता है उसको रीस्टार्ट करना या रीबूट कहलाना, दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग, वो आपकी वार्म बूटिंग कहलाती है। कोल्ड बूटिंग मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटर सिस्टम को जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करते हो, ठीक है, स्विच ऑफ करने के बाद जब आप ऑन करते हो, फर्स्ट टाइम ऑन करने का मतलब है स्विच ऑफ करने के बाद जब आप ऑन करते हो, दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। मैं फॉर एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे अगर मान लिया आपने कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया, उस पर काम किया, काम करके कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन आपको कुछ ध्यान आया, आपने कंप्यूटर सिस्टम 2 सेकंड में फिर दोबारा ओपन कर लिया, ठीक है, ये हमारा कोल्ड बूटिंग कहलाएगा, क्योंकि आपने कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से स्विच ऑफ कर दिया था। और जब आपने कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑन किया भी है, तो इस तरह की बूटिंग आपकी कोल्ड बूटिंग कहलाती है। तो भाई कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना, स्विच ऑन करना, ठीक है, स्विच ऑन करना, दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। और कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट या फिर रीबूट करना, दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग, वो आपकी कहलाती है क्या? वार्म बूटिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोग को, कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑन करना दैट इज कोल्ड बूटिंग, कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट या रीबूट करना दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग, वो आपकी वार्म बूटिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने देखिए बहुत बढ़िया सा एक इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, और इससे रिलेटेड क्वेरीज कई बार पुटअप की जाती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उसको जरा थोड़ा सा पहले क्लियर कर दूं आप सभी लोगों के लिए। पहली बात तो आप लोग ये समझिएगा कि जितने भी चीजें, मतलब जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब के सब यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं। दीज ऑल आर नोन एज आइकन्स, ये सब के सब आपके आइकन्स कहलाते हैं। दीज ऑल आर नोन एज आइकन्स। और ये जो एरिया जिसपे आप देख पा रहे हो, जो नीला नीला एरिया आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, हर तरफ ये जो नीला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर डेस्कटॉप, ये आपका डेस्कटॉप होगा। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये डेस्कटॉप का पूरा एरिया आप लोग को दिखाया गया है, जिसमें कुछ कुछ चीजों के बारे में आप लोग को बताया गया। आप देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या दिखाई गई? इसमें दिखाई गई है आपको शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट का मतलब मैं आप लोग को समझा दूं। देखो शॉर्टकट का मतलब केवल इतना होता है कि ये केवल और केवल आपके उस एरिया में, मतलब यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एप्लीकेशन है या कोई फोल्डर है, ठीक है, आप उसको डेस्कटॉप पे चाहते हो कि डेस्कटॉप पे वो रहे, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल फाइल है वो डेस्कटॉप पे ना रहे। जैसे अगर मान लो गलती से कहीं डिलीट हो भी जाए तो वो शॉर्टकट उसकी डिलीट हो, मतलब यानी कि लोकेशन आपको वो लिंक करके दे रखा है उसने लोकेशन, लेकिन वो एग्जैक्टली वो एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो वो एप्लीकेशन एग्जैक्टली वहां पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? शॉर्टकट का। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मान लो न्यू फोल्डर मैंने अगर शॉर्टकट बना रखा है न्यू फोल्डर को, तो क्या होगा, इसके अंदर जो फाइल्स है अगर गलती से मान लो मैं डिलीट भी कर देता हूं इस फोल्डर को, तो ये फोल्डर यहां से डिलीट होगा, जो इसका मेन लोकेशन है, जो इसका डेस्टिनेशन लोकेशन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शॉर्टकट बेसिकली इसीलिए बनाया जाता है ताकि आदमी उसका इस्तेमाल डेस्कटॉप पे प्रॉपर वे में कर सके, क्योंकि काफी तेजी से कई वर्क करने पड़ते, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है शॉर्टकट्स का। चलिए फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कई बार क्वेरी की जाती है, भैया सबसे बॉटम में आपका कौन सा बार आता है? तो भाई वो देख लीजिए आप लोग, सबसे बॉटम में जो आपका बार आता है दैट इज योर टास्क बार। ठीक, दैट इज योर टास्क बार।
आप किसी भी एप्लीकेशन को उठा लीजिए, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप उठाओगे तो वो आपके कहलाते हैं क्या, प्रोग्राम बटन। दीज ऑल आर नोन एज प्रोग्राम बटन। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो मैं डिस्कशन मैं आप लोगों से कर रहा हूं, विंडोज का जो डिस्कशन कर रहा हूं, ये विंडोज 7 के आधार पे, मतलब ये अगर देखा जाए तो ये विंडोज 7 का आपके सामने एक तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को। स्ट्रक्चर क्या मतलब, यानी कि स्क्रीन दिख रही है आपको। तो भाई उसमें जो स्टार्ट बटन होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है आप लोग को विंडोज 7 में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कई बार पुटअप किया जाता है, लोग कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एरिया होता है जहां पर डेट और टाइम दिखता है, ठीक है, अगर वो वहां पर ऑप्शन में नोटिफिकेशन एरिया नहीं है तो टास्क बार बिल्कुल सही जवाब है, फिर तो टास्क बार बिल्कुल करेक्ट जवाब है। लेकिन अगर मान लो आपके ऑप्शंस में नोटिफिकेशन एरिया आ रहा है तो नोटिफिकेशन एरिया इज द करेक्ट आंसर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई नोटिफिकेशन एरिया ही फिर हमारा सही जवाब होगा उस जगह पे जहां पर डेट और टाइम आप लोग को प्रॉपर वे में दिखाई देता है। ये पूरा एरिया आपका नोटिफिकेशन एरिया ही कहलाता है, जिसमें काफी चीजें दिखती हैं, आइकन्स भी दिखते हैं जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिखती है वो दिखती है वाईफाई का साइन आप लोग को दिखाई देता है कि वाईफाई चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब नोटिफिकेशन एरिया में आपको दिखाई देता है। उसके साथ साथ चार्जर का स्टेटस आप लोग को पता चलता रहता है नोटिफिकेशन एरिया में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया, और उसी में आप लोग का डेट और टाइम भी आपको दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये है विंडोज का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अच्छा हाँ, एक चीज मैं मिस कर गया हूं, उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं आप लोग के सामने। ये देख रहे हैं आप लोग विंडोज एक्सप्लोरर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोग इसमें विंडोज एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं पहले तो क्लियर कर दूं भाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका, वो आपका एक तरह का, अगर हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक तरह का क्या कह सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक तरह का वेब ब्राउजर है। दैट इज योर वेब ब्राउजर, दैट इज योर वेब ब्राउजर। अगर हम लोग बात करें इंटरनेट एक्सप्लोरर की, ये उतना साफ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको साफ दिखाने के लिए क्या करूं, ये कर लेता हूं। इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर बात की जाए तो ये आपका वेब ब्राउजर है, दैट इज योर वेब ब्राउजर, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करें जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब कि विंडोज एक्सप्लोरर की अगर बात की जाए तो विंडोज एक्सप्लोरर बेसिकली फाइल्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एरिया है, ठीक है। अब इसी में आप लोग माई डॉक्यूमेंट, माई म्यूजिक, माई पिक्चर, माई वीडियोस, इन सब की बातचीत कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी फाइल अगर आपको देखनी है तो आप विंडोज एक्सप्लोरर पे ही जाके देख सकते हो। अब वो डॉक्यूमेंट आप खोलो, दिस पीसी आप खोलो, डेस्कटॉप आप खोलो, डाउनलोड्स खोलो, रिसेंट प्लेसेस खोलो, लोकल डिस्क डी मतलब ड्राइव जो भी चाहें वो ओपन करो, वो सब कुछ आपका विंडोज एक्सप्लोरर ही होता है। तो भाई मुद्दे की जो चीज है वो ये है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो चीज होती है, जिसका साइन आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये असल में आपका एक तरह का क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है, दैट इज योर वेब ब्राउजर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, विंडोज एक्सप्लोरर आपका इस्तेमाल किया जाता है फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए, फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए, या मैनेजर भी कह सकते हैं इसको हम लोग, मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, फाइल और फोल्डर मैनेज, ठीक है। मतलब ये उल्टा लिख दिया मैंने, मैनेज फाइल फोल्डर। और अगर हम लोग बात करें इंटरनेट एक्सप्लोरर की, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका होता है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका होता है, दैट इज योर वेब ब्राउजर, वो आपका वेब ब्राउजर होता है, दैट इज योर वेब ब्राउजर, जिसका बेसिकली काम क्या होता है आप सभी लोग जानते हो, वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप लोग को बताया। अब इसी में नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उसी विंडोज एक्सप्लोरर की जिसकी हम लोग बात अभी कर रहे थे। अच्छा, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, थोड़ा सा आप लोग को डिजाइन में, फेसेस में डिफरेंस दिखेगा तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। विंडोज 7 का एक एग्जाम्पल हो सकता है और एक विंडोज 8 का भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो विंडोज 8 का मैंने ये आपका एरिया लेके रखा हुआ, दैट्स व्हाई आप लोग को ये विंडोज 8 जैसा दिख रहा है विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कॉमन चीजें, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ चीजों का है, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या होता है, इसमें टैब्स विद रिबन होते हैं। सबसे टॉप पे जो बार होता है दैट इज योर टाइटल बार, सबसे टॉप पे जो बार होता है दैट इज योर टाइटल बार, इसमें भी टाइटल बार ही होता है। और ये टैब्स विद रिबन होते हैं, होम पे आप क्लिक करते हो तो कुछ चीजें आती हैं, फिर शेयर पे क्लिक करते हो, फिर व्यू पे क्लिक करते हो। व्यू पे जब आप क्लिक करते हो तो आप ये चेंज कर सकते हो, ये जो बना होता है ना डिटेल्स, ये तो डिटेल्स में है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, स्मॉल थंबनेल्स रख सकते हो,
मतलब लार्ज थंबनेल्स रख सकते हो, और भी इसमें ऑप्शंस होते हैं, मतलब आप बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा थंबनेल भी इसमें रख सकते हो। फोल्डर्स को अलग अलग ऑप्शंस पे हम लोग सेट कर सकते हैं व्यू में, ठीक है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, ये विंडोज एक्सप्लोरर के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये बैक करना, ये फॉरवर्ड करना, ये सब तो बहुत कॉमन चीज है। ये जो एरिया होता है इसको हम लोग नेविगेशन पैन कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इस पे होम ग्रुप पे अगर क्लिक करोगे, वीडियोस पे आप क्लिक करोगे, तो आप डायरेक्टली वीडियोस का जो फोल्डर होता है, वीडियोस का जो एरिया होता है, उस एरिया में आप डायरेक्टली पहुंच जाते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेविगेशन पैन्स। फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं वो तो आप सब लोग जानते हो। फोल्डर के अंदर आपके फाइल्स होते हैं, जैसे ये फोल्डर है आपका, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये सारे फोल्डर्स हैं आपके, मतलब ये सारे के सारे आपके क्या है, फोल्डर्स है। फाइल की अगर बात की जाए, ये आपका फाइल हो गया, दैट इज योर फाइल। तो फाइल और फोल्डर को रखने का एक एरिया है, ये आपका वो एरिया, आपका ये एरिया होता है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं भैया, सबसे टॉप पे टाइटल बार होता है, तो सबसे बॉटम में हमारा कौन सा होता है, स्टेटस बार होता है। कॉलम नेम जाने की जरूरत है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है सर्च बॉक्स एरिया। जैसे अगर मान लो आप चाहते हो कि जो भी आपने एरिया ओपन किया, आप डॉक्यूमेंट्स ओपन किया, म्यूजिक ओपन किया, या फिर आपने दिस पीसी ओपन करके रखा हुआ है, वहां पर आप कुछ फाइल सर्च करना चाहते हो या फोल्डर को सर्च करना चाहते हो, तो इस सर्च बॉक्स में लिख के आप उस फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हो। यू कैन डू दैट, ठीक है। सो दैट इज नेम्ड एज, ये पूरी पूरी जो डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को बताया, ये आपका किसका डिस्क्रिप्शन है, विंडोज एक्सप्लोरर का डिस्क्रिप्शन है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, टाइटल बार सबसे टॉप पे, बॉटम में सबसे स्टेटस बार, ठीक है, जहां पर स्टेटस आपका दे रखा होता है। जैसे अगर आप लोग देखें कि उसमें कितने फोल्डर्स हैं, कितने फाइल्स हैं, ये सब पूरा मतलब कितने फोल्डर्स हैं, बेसिकली जितनी काउंटिंग होती है वो दिखाता है यहाँ पे। दैट इज योर 31 आइटम्स, ठीक है। अब इसमें ये भी दिखाता है स्टेट क्या है, स्टेट शेयर्ड है कि नहीं है, अनशेयर्ड है, जो भी कुछ है वो आपका यहाँ पर दिखाई देगा। इसीलिए इसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्टेटस बार। सबसे टॉप पे टाइटल, सबसे बॉटम में स्टेटस, बाकी नेविगेशन पैन होता है, फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, सर्च बॉक्स होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एरिया होता है वो होता है एड्रेस बार, जहां पर आप ये देख पाते हो कि एड्रेस क्या चल रहा है। जैसे अगर आप लोग देखें तो इस वक्त जिस जगह पे मैं हूं वो लोकेशन मैं आपको एड्रेस बार में ही देख के बता सकता हूं। जैसे ई मशीन सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है पब्लिक, पब्लिक के अंदर हम लोग हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर के एक फोल्डर में है हम लोग, और पब्लिक डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर में है, और वही टाइटल आपको यहां पर दिखा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज टाइटल बार। तो ये आपकी कुछ चीजें आप लोग की दिखाई दे रही होती हैं, ठीक है। सर्च बॉक्स में आप जिस फोल्डर में होते हो बेसिकली वो उसको सर्च जरूर करता है, ठीक है, उस एरिया को वो सर्च करता है। अगर दिस पीसी में होगे तो पूरी पीसी को वो सर्च कर लेगा, ठीक है, पूरी पीसी में उस डॉक्यूमेंट को सर्च कर लेगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। तो अब आता है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू क्या चीज होती है भाई, जैसा मैं यहां पर अगर आप लोगों को बता दूं, जो हम लोग यहां पर जो भी डिस्कशन कर रहे थे, ये जो स्टार्ट बटन होता है, असल में आप जब इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक तरह से इस तरह से कुछ ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका कहलाता है क्या, स्टार्ट मेन्यू। अगर आप गौर करें तो वही चीज आपकी यहां पर बनी हुई है। स्टार्ट बटन को जैसे आप क्लिक करते हो, स्टार्ट मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें जितने भी तरह के आपके एप्लीकेशंस होते हैं आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हो, या तो कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर सकते हो। कंट्रोल पैनल क्या चीज होती है वो तो खैर मैं अभी आगे बताऊंगा। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टार्ट बटन एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में अगर आप लोग देखें तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आप लोग को दिखाई देता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में जैसे क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन कुछ इस तरह से दिखता है, वो तो खैर आप लोग जानते हो, बहुत कॉमन सी चीज है। इस पर जैसे क्लिक करोगे स्टार्ट मेन्यू हो जाएगा। मुद्दे की चीज ये है, देखो विंडोज 95 में अलग तरीके का देता था, विंडोज 98 में, फिर 2000 में, फिर विंडोज एनटी में, फिर विंडोज मी में, फिर विंडोज एक्सपी में, फिर विंडोज 7 में, और बेहतर 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 होते होते फिर विंडोज 10 में कुछ इस तरह का दिखना स्टार्ट किया आपका स्टार्ट मेन्यू। तो फ्रेंड्स, अलग अलग लेवल पे चीज़ें चेंज होती चली गई हैं, ठीक है। विंडोज़ 10 की बात करो, विंडोज़ 8 की बात करो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो स्टार्ट मेन्यू कॉमन चीज़ है, वही स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, लिस्ट हमारे सामने आ गई जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दे रखी होती है। मतलब जो आपने रिसेंटली इस्तेमाल किया वो भी दिख रहा होता है, जो आपके में इंस्टॉल्ड होता है वो भी दिख रहा होता है आप लोग को सब कुछ। ऑल प्रोग्राम्स में चले जाएंगे तो और पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी आपकी। चलिए भाई, नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल पैनल। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कंट्रोल पैनल में अलग अलग कई ऑप्शंस होते हैं, जिसमें सिस्टम एंड सिक्योरिटी होता है, नेटवर्क एंड इंटरनेट होता है, हार्डवेयर एंड साउंड होता है, यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी होती है, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक, ईज ऑफ एक्सेस, प्रोग्राम्स। अब आप सोच रहे हो ये तो सर लिखा हुआ है, आप इसमें क्या समझाना चाह रहे हो। देखो एक बात समझो, आपको अगर
किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस करने हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किसी भी तरह का कोई भी चेंज करना है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू तो खैर सब कुछ ही कंट्रोल होता है, तो ऑब्वियस ही बात है आप कुछ भी चेंज कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है, बायोस को छोड़ के, बायोस को अलग कर लेना। तो उसमें अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी चेंज करना है तो बस आप कंट्रोल पैनल पे चले जाइए और वहां पर जाके आप अगर किसी सॉफ्टवेयर को जैसे अनइंस्टॉल करने की बात की जाए, अब वहां से अगर आप इसको डिलीट कर भी देते हो, उसके शॉर्टकट को डिलीट कर देते हो या उसके एप्लीकेशन को डिलीट करते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो अनइंस्टॉल यहां से नहीं होगा तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस अनइंस्टॉल प्रोग्राम में आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी सॉफ्टवेयर्स की, आप उनमें से जिस सॉफ्टवेयर को आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो उसको पर्टिकुलरली क्लिक करो। क्लिक करके, क्लिक जैसे ही करोगे आपके सामने सबसे टॉप पे एक ऑप्शन दिखाई देने लगेगा अनइंस्टॉल का। अनइंस्टॉल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली आपका अनइंस्टॉल कर देगा, मतलब उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल वो कर देगा। और भी अलग अलग चीजें हैं जो हम लोग कई बार अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई हार्डवेयर अगर हमें ऐड करना है, जैसे प्रिंटर ऐड करना, वो तो मैं खैर इस क्लास में आप लोग को आगे बताऊंगा। और उसके अलावा और भी छोटी छोटी चीजें, नेटवर्क से रिलेटेड कोई चीज देखनी है, हमें आईपीज देखनी है, ठीक है, तो भी और कई तरीके होते हैं हमारे पास, एक तरीका नहीं कई तरीके हैं। अगर हमें क्लॉक को चेंज करना है, मतलब क्लॉक की टाइमिंग चेंज करनी है, तो वो भी खैर मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोग को। लेकिन देखो वो सब कुछ इस कंट्रोल पैनल से पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि केवल इसी से पॉसिबल है, इसके अलावा और भी कई तरीके होते हैं जिससे पॉसिबल है। कुछ कमांड्स भी ऐसे, कुछ कमांड्स नहीं बल्कि सबके लिए कोई ना कोई कमांड होता है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली उस कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं वो काम। लेकिन फ्रेंड्स हर एक का जैसे होता है ना कि एक एक कंट्रोल रूम होता है, तो समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल रूम यही होता है आपका। और इस पे पहुंचने का मैं तुम लोग को एक और बहुत आसान तरीका बता दूं, विंडो की प्लस आर ओपन करना, ठीक है, विंडो की प्लस आर ओपन करना, जैसे ही विंडो की प्लस आर ओपन करोगे रन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहां पे कैसे सीधे पहुंच सकते हो, जब रन प्रॉम्प्ट ओपन होगा ना बच्चे लोग, तो क्या करना, उस रन प्रॉम्प्ट में आपके सामने पूछता है ना, वो कमांड का नाम पूछता है कि नहीं पूछता है, तो वहां पर आप लोग क्या लिख दो, कंट्रोल लिख दो। क्या लिख दो, कंट्रोल लिख दो। कंट्रोल लिख के जैसे ही आप एंटर करोगे, कंट्रोल लिख के आप जैसे ही एंटर करोगे कंट्रोल पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये कंट्रोल पैनल आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है, कंट्रोल पैनल आपके सामने ओपन हो गया। दैट इज योर रन प्रॉम्प्ट, ये आपका रन प्रॉम्प्ट होता है। विंडो की प्लस आर आपका वर्कआउट करता है। विंडो की प्लस आर जैसे आपने प्रेस किया रन प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो गया। रन प्रॉम्प्ट में आपने जैसे ही कंट्रोल लिखा, कंट्रोल लिख के जैसे एंटर किया कंट्रोल पैनल आपके सामने ओपन हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं आपके इस ऑप्शन पे, ठीक है, करना कुछ नहीं है इसमें, करना क्या मैं आप लोगों को बता दूं, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम। हालांकि मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी व्यूअर ऐसा होगा जिसको ये चीज ना पता हो, नॉर्मली सभी को मालूम होती, बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन तो भी मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, सुनिएगा भाई। यहां पर जो एक एरिया होता है जहां पर आप लोग डेट और टाइम देखते हो, बस उस पर राइट क्लिक करना होता है, जैसे कि स्टेप 1 लिखा ही हुआ है कि राइट क्लिक ऑन द क्लॉक ऑप्शन। जैसे आप लिखोगे एडजस्ट डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे चले जाओ, उस पर क्लिक करो। आप जैसे ही क्लिक करोगे चेंज डेट एंड टाइम बटन, मतलब चेंज, मतलब जो डेट एंड टाइम का आपका एक तरह से पॉपअप मेन्यू है, ये एक तरह का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसमें डेट एंड टाइम के टैब पे चले जाओ, ठीक है, और उसमें फिर चेंज डेट एंड टाइम पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपके सामने फिर एक और बॉक्स खुल जाएगा और उसमें आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा। बस इसमें डेट और टाइम में अपनी वैल्यू सेलेक्ट कर लो, जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ओके पे प्रेस कर दो। जैसे आप ओके पे प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली आपका वो उस डेट और टाइम में चेंज हो जाएगा जिस डेट और टाइम में आप चाहते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग गए उस एरिया में जहां पर आपका डेट और टाइम लिखा हुआ है, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके एडजस्ट डेट एंड टाइम में गए। एडजस्ट डेट एंड टाइम में जैसे ही हम लोग गए हमारे सामने पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया। इस पॉपअप बॉक्स में हम लोगों ने देखा चेंज, मतलब उसके अंदर डेट एंड टाइम टैब में चले गए। डेट एंड टाइम टैब में जैसे ही हम लोग गए वहां पर हमारे सामने एक बटन बना हुआ है चेंज डेट एंड टाइम का। उस चेंज डेट एंड टाइम पे हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने उसको क्लिक किया आपके सामने एक और बॉक्स ओपन हो गया। इस बॉक्स में आपने कैलेंडर देखा, कैलेंडर ओपन है आप लोग का, ठीक है, ये कैलेंडर आप लोग का ओपन है। ये कैलेंडर जैसे आप लोगों ने चेंज किया, मतलब इसमें कैलेंडर और टाइम दोनों में आपने अपने हिसाब से डेट और टाइम डाल दिया। और जैसे ही आप लोगों ने डेट और टाइम इसमें क्या कहते हैं अपडेट किया, उसके बाद आप ओके प्रेस करिए, ठीक है, अप्लाई करिए और आपका डेट और टाइम चेंज हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है।
कॉमन चीजें हैं। देखो मैंने इसमें कॉमन ही चीजें रखी हैं जो इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कॉमन है, ये नॉलेज के तौर पे है। ये कोई एग्जामिनेशन में पुट अप होने वाली ऐसी कोई चीज ही नहीं है ये, ठीक है। एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे पूछा गया डेट एंड टाइम आपका किस एरिया में पाया जाता है। तो भाई दो आंसर है इसके, एक है टास्क बार और एक है नोटिफिकेशन एरिया। अगर टास्क बार ऑप्शन में नहीं है तो नोटिफिकेशन एरिया ऑप्शन में जरूर होगा, अगर नोटिफिकेशन एरिया में नहीं है तो टास्क बार जरूर ऑप्शन में होगा। और अगर दोनों है तो भैया फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि टास्क बार में किस एरिया में आपका डेट और टाइम होता है। तो भाई वो एरिया कौन सा होगा, नोटिफिकेशन एरिया होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया है इसके बारे में। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे फाइल एंड फोल्डर्स के बारे में। कॉमन सी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोई चीज़ें नहीं है इसमें। देखिए फाइल, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लीजिए या फिर आप सिस्टम की बात कर लीजिए या ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात कर लीजिए और विंडोज़ की भी अगर हम लोग बात कर लें तो भैया इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट, अगर या स्मॉलेस्ट बोल दी जाए या बेसिक यूनिट अगर हम लोग मान लें तो वो हमारा क्या होता है, दैट इज योर फाइल। तभी लिखा हुआ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ स्टोरेज मीडिया, ठीक है। इन शॉर्ट में आपको कोई भी चीज लिखनी है, आपको किसी भी तरह की कोई भी चीज बनानी है, आपको किसी तरह का कोई जैसे एप्लीकेशन पे वर्क करना है तो एप्लीकेशन पे जब भी आप वर्क करोगे तो वर्क करने के बाद आप एक फाइल ही क्रिएट करते हो। अब वो एमएस वर्ड का हो, एमएस एक्सेल का हो, एडोब फोटोशॉप का हो, किसी का भी हो, वो फाइल ही आप क्रिएट करते हो। तो इस तरह से अगर कोई अगर आपसे कहे तो आप ये कह सकते हो कि विंडोज में अगर देखा जाए तो फाइल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरिंग डेटा। सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है फाइल, वो आपकी फाइल ही होती है। अच्छा, और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर फाइल को एक यूनिक नाम से रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप सेम नाम से नहीं रख सकते हो, सेम नाम से रख सकते हो लेकिन एग्जैक्ट सेम नाम नहीं होगा। जैसे बुक, अगर मान लो बुक के नाम से है तो बुक 1 के नाम से होगा, बुक 2 के नाम से होगा, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ इसमें एक स्पेसिफिक रखना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि यूनिक नाम से आपका एक फाइल का नेम होता है। तो भाई अगर बोला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल नेम, दैट इज कॉल्ड फाइल नेम। अच्छा, मैं इसके बारे में आपको एक चीज बता दूं। जैसे अगर मान लो यहां पर अगर मैंने ये लिखा, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने अगर रखूं, इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल रखूं, जैसे मैंने लिखा a.docx, ठीक है। अब यहां पर जो फाइल नेम है, फाइल नेम तो आपका पूरा का पूरा ये कहलाएगा दैट इज योर फाइल नेम। ये आपका फाइल नेम हो गया, ठीक है, दैट इज योर फाइल नेम। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फाइल हमारी क्या चीज होती है, फाइल हमारी किसी भी एप्लीकेशन में जब भी हम लोग किसी भी तरह का कोई भी वर्क करते हैं तो वो फाइल ही हम लोग बनाते हैं उस जगह पे। और वो फाइल्स अलग अलग तरह की होती हैं। वो अलग अलग तरीके की जो फाइल्स होती हैं उसको हम कैसे समझ पाते हैं, और एक यूनिक नाम से ही उसे हम जानते हैं, ठीक है, किसी न किसी यूनिक नाम से ही हम फाइल नेम को जानते हैं। वो जो टाइप होता है वो टाइप आपका ये होता है, दैट इज कॉल्ड फाइल टाइप, या कह सकते हैं हम लोग टाइप ऑफ फाइल। टाइप ऑफ फाइल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन फाइल, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन फाइल। वो आपकी कहलाती है एक्सटेंशन फाइल, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन फाइल। तो इन शॉर्ट में जब भी आपसे कोई क्वेरी करता है तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि भैया .docx की अगर बात की जाए तो वो आपका कहलाता है क्या, एक्सटेंशन फाइल। और एक्सटेंशन फाइल की अगर बात की जाए तो वही आपका टाइप ऑफ फाइल होता है, दैट इज योर टाइप फाइल, मतलब टाइप ऑफ फाइल, मतलब फाइल का जो टाइप होता है वो आपका .docx बताता है। जहां पर .docx आपका क्या होता है, .docx आपका एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज योर डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट का टाइप। इन शॉर्ट में अगर कोई आपसे ये कह दे कि आपको अगर किसी एप्लीकेशन को पहचानना है तो आप उसकी एक्सटेंशन फाइल से पहचान सकते हो। जैसे .docx किस लिए इस्तेमाल होता है, एमएस वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, और वो भी एमएस वर्ड में किसके लिए इस्तेमाल होता है, एमएस वर्ड 2007 और उसके हायर वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2007 और हायर वर्जन के लिए हम लोग .docx का इस्तेमाल करते हैं, एक तरह की एक्सटेंशन फाइल आपकी होती है, ठीक है। a.docx में .docx, ठीक है, दैट इज योर फाइल नेम। ये आपका होता है फाइल नेम, जहां पर ये पूरा a.docx आपका फाइल नेम होगा। जहां पर .docx की अगर बात की जाए दैट इज योर एक्सटेंशन फाइल। और एक्सटेंशन फाइल क्या होता है, दैट इज योर टाइप ऑफ फाइल। बाकी हम लोग और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन फाइल के बारे में, उसका एक अलग से वीडियो हम लोग के पास है, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये आपका हो गया a.docx पूरा फाइल नेम, और ये एक यूनिक नेम होता है,
ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके सामने फोल्डर। भैया अब जब कई फाइल्स हम लोग एक ही एरिया में इकट्ठा कर दें, एक ही एरिया में हम लोग उसको मिला के बना दें, तो वो जो एक एरिया होता है वही एरिया एक तरह से अगर देखा जाए क्या कहलाता है, फोल्डर कहलाता है। कुछ इस तरह का दिखता है आपका फोल्डर, ठीक है, दैट इज योर फोल्डर। अगर हम लोग कहें तो फोल्डर किस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है आपका फोल्डर। इसमें तो खैर आप लोग समझ पा रहे हो ये आपकी शॉर्टकट भी है, दिस इज योर शॉर्टकट। हम लोगों ने फोल्डर कहीं पे बना के रखा होगा, उसका शॉर्टकट बना दिया है डेस्कटॉप पे लाने के लिए, तो डेस्कटॉप पे लाने के लिए उसका शॉर्टकट बना हुआ है, लेकिन ये असल में है क्या, एक फोल्डर है आपका, दैट इज अ फोल्डर। तो वही फोल्डर होता क्या है, फोल्डर आपके कई फाइल्स का कलेक्शन होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी फाइल्स, ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी फाइल्स एंड इट ऑल्सो हैज अ यूनिक नेम बाय विच इट इज डिफाइंड। ऑब्वियस सी बात है, इसका भी एक यूनिक नाम ही होता है, ठीक है। यूनिक नाम फाइल का भी होता है, यूनिक नाम फोल्डर का भी होता है। जब देखो फाइल क्या होता है, किसी एप्लीकेशन पे हम वर्क कर रहे हैं तो हमने स्पेसिफिकली कोई भी चीज बनाई उस एप्लीकेशन में, तो वो एप्लीकेशन का जो एक सर्टेन जो सर्टन हम लोगों ने बनाया, वो बनाया क्या, वो क्या बना, फाइल, दैट इज योर फाइल। फाइल अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम किससे डिफाइन कर पाते हैं, वो हम लोग डिफाइन कर पाते हैं एक्सटेंशन फाइल से। वो हम लोग एक्सटेंशन फाइल से डिफाइन कर पाते हैं कि फाइल किस टाइप की है, ठीक है। और जब कई फाइल्स को हम लोग एक ही एरिया में रखते हैं तो वो एरिया आपका कहलाता है क्या, फोल्डर, दैट इज कॉल्ड फोल्डर। जैसे अगर मान लो MS वर्ड की कोई फाइल है तो मैंने एक फोल्डर बना दिया वर्ड नाम का, ठीक है, इसमें मैंने केवल MS वर्ड की फाइल्स रख ली। मैंने एक फोल्डर बना दिया एक्सेल नाम का, इसमें मैंने केवल MS एक्सेल की फाइल रख ली, तो मेरे लिए ढूंढने में आसानी हो जाएगी। मतलब एक तरह से अगर एक तरह से देखा जाए तो ये चाहे हम फाइल की बात करें चाहे हम फोल्डर की बात करें, ये सारी की सारी चीजें आपकी किस लिए इस्तेमाल होती हैं, फाइल मैनेजमेंट के लिए। यानी कि फाइल मैनेजर की तरह ये सबके सब रोल अदा या प्ले करते हैं, ठीक है, फाइल्स एंड फोल्डर्स बोथ। तो फ्रेंड्स जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो फाइल मैनेजर का अगर रोल एक तरह से देखा जाए तो ये रोल फाइल को मैनेज करने का जो काम है वो असल में करता कौन है, वो असल में फोल्डर ही करता है आपका। मतलब फोल्डर एक एरिया में उसको इकट्ठा करता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फाइल मैनेज करने का जो काम है वो हमारा फोल्डर करता है। और फाइल हमारी क्या चीज़ होती है, वो हमारी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्टोरिंग डेटा की। अगर हम लोग विंडोज में बात करें तो फाइल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरिंग डेटा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब भाई बहुत ही आसान सी चीज आप लोग के सामने आई है, मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। मूव जहां पर वर्ड आ जाता है वहां पर हम लोग बात करते हैं किसकी, कट की बात करते हैं, ठीक है। अगर डुप्लीकेट फाइल्स बनानी हो तो हम किसकी बात करते हैं, कॉपी की बात करते हैं। और दोनों में ही अगर हम बात करें तो भैया दोनों की दोनों चीजें क्या होती हैं आपकी, पेस्ट की जाती हैं। यानी शॉर्ट में अगर आप किसी फाइल को मूव कराना चाहते हो या किसी फोल्डर को मूव कराना चाहते हो तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे किसका, कट ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे। अगर आप उसी फाइल की मतलब डुप्लीकेट कॉपीज बनाना चाहते हो, डुप्लीकेट कॉपीज अगर आप बनाना चाहते हो तो डुप्लीकेट कॉपीज बनाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज योर कंट्रोल प्लस सी। मतलब उसकी जो शॉर्टकट कीज होती है दैट इज योर कंट्रोल प्लस सी। और कंट्रोल प्लस एक्स किस लिए इस्तेमाल होता है, कट के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस एक्स फॉर कट, कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी और पेस्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि पर्टिकुलरली कोई भी चीज आप कट कर लो, कोई भी चीज आप कॉपी कर लो, उन दोनों को आप पेस्ट कर सकते हो अदर पार्ट पे ले जाके, ठीक है, कहीं पे भी पेस्ट आप कर सकते हो, उसको चिपका सकते हो, उसको लगा सकते हो आप। इन शॉर्ट में कहने का मतलब ये है। इसका एग्जांपल मैं एक फॉरेन एग्जांपल मैं समझाता हूं आप लोग को। जैसे सी ड्राइव है, ठीक है, सी ड्राइव से आपने एक फाइल कॉपी की a.docx, ठीक है, और उसको ले जाके आपने डी ड्राइव में पेस्ट कर दिया, ठीक है, आपने पेस्ट कर दिया तो क्या हुआ, a.docx सी ड्राइव में भी रहेगा और डी ड्राइव में भी रहेगा। अब इसका अपोजिट, आपने b.docx यहां से कट किया सी ड्राइव से और आपने ले जाके डी ड्राइव में इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया b.docx को। तो अब क्या होगा, b.docx आपका यहां से हट जाएगा, सी ड्राइव से हट जाएगा, वो b.docx आपका डी ड्राइव में जाके पेस्ट हो जाएगा। ये काम होता है, ये डिफरेंस होता है कट और कॉपी के बीच में। कॉपी में डुप्लीकेट हो सकती हैं फाइल्स, लेकिन मतलब डुप्लीकेट करने के लिए फाइल्स को, मतलब एक से ज्यादा जगहों पे रखने के लिए, एक से ज्यादा ड्राइव्स में रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द सेम ड्राइव में आप रख सकते हो, लेकिन नाम चेंज करके आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक फाइल का अपना एक यूनिक नाम होता है, ठीक है। और मूव करने के लिए, मूव अगर आपने कर दिया तो भाई आपने पूरी तरह से चीज वहां से हटाई और दूसरी जगह ले जाके पेस्ट कर दी। खैर अब इसमें एक पॉइंट और है। अब देखो इसमें कई कुछ चीजों पे आप लोग बॉक्स, ब्लैक बॉक्स बना देख रहे हो। तो कट, कॉपी, पेस्ट तो खैर चीज क्लियर हो गई। क्रिएट शॉर्टकट, मैं बार बार ये चीज बोल रहा था आप लोगों से, मैंने बताया भी था शॉर्टकट का बेसिकली काम होता क्या है।
मतलब उसका फोल्डर का लोकेशन कहीं और होगा। जैसे अगर मान लो कोई ए नाम का फोल्डर का नाम है, ए नाम का आपका फोल्डर है, इसका लोकेशन कहीं और है, इसका मान लो लोकेशन है डी ड्राइव में, ठीक है, डी ड्राइव में ये स्टोर्ड है आपका, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने राइट क्लिक किया और ये क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन आया, आपने डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट कर दिया, तो ये आपका जाके डेस्कटॉप पे भी क्रिएट हो जाएगा। डेस्कटॉप पे भी जाके आपका क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, शॉर्टकट के रूप में क्रिएट हो जाएगा। यानी अब अगर आप चाहो तो यहां से इसको एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस कैसे कर सकते हो, बस आप डबल क्लिक करो, आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे आपका ए फोल्डर ओपन हो जाएगा और वहां पर आप लोग फाइल्स को देख सकते हो प्रॉपर वे में। वहां पे जितनी भी फाइल्स है आपको उसको मैनेज करके देख सकते हो, प्रॉपर वे में देख सकते हो उस जगह पे, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस मान लो ये ए फोल्डर इस डेस्कटॉप से हट गया, मतलब आपने गलती से डिलीट कर दिया, तो भी आपकी फाइल्स सेव हैं, क्योंकि वो ये केवल और केवल शॉर्टकट था जो कि डेस्कटॉप पे क्रिएट किया गया था, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मतलब यहां से डिलीट हो गया, क्योंकि वो सही माने में जो इसका लोकेशन है वो लोकेशन डी ड्राइव है आपकी, ठीक है। तो ये आपका होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट क्रिएट करने की वजह ही यही होती है। डिलीट और रीनेम तो खैर आप लोग जानते हैं भैया, किसी फाइल को डिलीट करना हो, किसी फोल्डर को डिलीट करना हो, आप डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक बहुत कॉमन सी चीज होती है आप लोग की, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग का आता है भाई सर्टेन कुछ शॉर्टकट कीज। वो शॉर्टकट कीज आप लोग के सामने कॉमन शॉर्टकट कीज है, गोइंग टू स्टार्टिंग द पेज, एंडिंग द पेज, शिफ्ट पे डेल की अगर हम लोग बात करें तो भाई डिलीट करने के लिए, परमानेंटली डिलीट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कॉपी पेस्ट कट, ठीक है, ऑल्ट प्लस एफ ये फाइल मेन्यू देखने के लिए होता है। ऑप्शन कंट्रोल प्लस ए पूरा प्लस सेलेक्ट करने के लिए होता है। ऑल्ट प्लस F4 किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एस्केप ओपन स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए होता है। ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन या प्रिंट स्क्रीन भी हम लोग कर सकते हैं इसकी जगह पे, इस जगह पे आपका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है उसके थ्रू भी, ठीक है। ऑल्ट प्लस टैब जिसके थ्रू आप लोग स्विच कर सकते हो, इधर से उधर आप स्विच कर सकते हो अमंग द ओपन एप्लीकेशंस। तो फ्रेंड्स जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये हम लोगों ने कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में बात किया, जिसमें मैंने एंड में जो बताया वो बताया कि ऑल्ट प्लस टैब की अगर बात की जाए, स्विच अमंग द ओपन एप्लीकेशंस, मतलब जैसे अगर मान लो एमएस वर्ड हमने ओपन करके रखा हुआ है, एमएस एक्सेल हमने ओपन करके रखा है, एमएस पावर पॉइंट ओपन किया है, और हम लोग काम करते करते चाहते हैं कि एमएस वर्ड पे स्विच हो जाए, एमएस पावर पॉइंट पे स्विच हो जाए, एमएस वर्ड पे स्विच हो जाए, तो ऐसे अगर करना हो तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, स्विच अमंग द ओपन एप्लीकेशंस का। जैसे अगर आप लोग देख सको तो मैं आप लोगों को दिखाऊं, कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं इस काम को, ऑल्ट प्लस टैब का, ये देखिए कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इस काम को, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ वर्क पॉसिबली हो सकता है स्विच अमंग द ओपन एप्लीकेशंस में। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत कॉमन सी चीजें हैं। फंक्शन कीज के बारे में दे रखा है। F1 आपका हेल्प के लिए होता है, जो कि हेल्प ऑप्शन के लिए होता है, आपका रीनेम करने के लिए होता है। F2 मतलब फोल्डर को अगर आप रीनेम करना चाहते हो या किसी भी फाइल को आप रीनेम करना चाहते हो, बस उस फाइल पे जाके सेलेक्ट करो और F2 प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली रीनेम करने के लिए वहां पर एरिया बन जाएगा, आप रीनेम कर सकते हो। सर्च करने के लिए F3 होता है, रिफ्रेश करने के लिए F5 होता है, वही जो हम लोग राइट क्लिक करके रिफ्रेश नहीं करते रहते हैं डेस्कटॉप पे, तो वो हम लोग डायरेक्टली F5 के थ्रू भी पॉसिबली कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस F10 का जो काम होता है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। शिफ्ट प्लस F10 में होता क्या है कि कोई भी जो भी आपने आइटम सेलेक्ट करके रखा हुआ है उस जगह पे आप शॉर्टकट मेन्यू ला सकते हो, ओपन कर सकते हैं शॉर्टकट मेन्यू के लिए। में ये अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से होता है आप लोग का, ठीक है। तो ये पॉसिबल आपका हो सकता है। F7 की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मली MS वर्ड में आपका इस्तेमाल किया था टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर। F10 की अगर बात करें टू एक्टिवेट द मेन्यू बार, अगर मेन्यू बार आपके सामने दे रखा है उसको अगर एक्टिवेट करना है, इनएक्टिव है, एक्टिवेट करने का मतलब यहाँ पे ये कि आपने बस F10 प्रेस किया, ऑटोमेटिकली आपका वो फाइल टैब पे चला जाए या व्यू टैब पे चला जाए, मतलब इन शॉर्ट में जो भी आपका वहां पर मेन्यू बार का ऑप्शन हो, उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन पे जाके ऑटोमेटिकली जाके हाईलाइटेड हो जाए, ठीक है। होवर ना स्टार्ट हो, होवर ना हो, लेकिन हाईलाइटेड हो जाए, तो वो आपका होता है टू एक्टिवेट द मेन्यू बार। F11 टू व्यू द फुल स्क्रीन, स्क्रीन को पूरा देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेव एज, जैसा कि आप लोग को मैं आगे भी बताऊंगा, अभी सेव एज का एक डिफरेंस बताऊंगा कि सेव और सेव एज के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये मैं अभी समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल इतना समझो कि F12 इसकी शॉर्टकट की होती है
ऑल्ट प्लस एस्केप की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अगर मान लीजिए भाई टास्क बार कहां होता है, सबसे बॉटम में टास्क बार होता है, वहां पर जो प्रोग्राम बटन्स नहीं होते हैं, जो अलग अलग प्रोग्राम बटन होते हैं, जैसे एमएस वर्ड आपने खोल दिया, एमएस एक्सेल खोल दिया, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट खोल दिया, या फिर आपने कोई टीम व्यूवर, अल्ट्रा व्यूवर ये ओपन करके रखे हो, तो आप जंप कर सकते हो। मतलब एक एप्लीकेशन से, एक प्रोग्राम बटन से दूसरे प्रोग्राम बटन पे आप जंप कर सकते हो टास्क बार में ही। वही लिखा हुआ है, स्विच द एप्लीकेशन ऑन द टास्क बार। एप्लीकेशंस के मतलब एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशंस पे आप लोग स्विच कर सकते हो टास्क बार में ही, टास्क बार में ही ये काम कर सकते हो आप लोग, ठीक है, दैट यू कैन डू ऑन द टास्क बार। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बताया, ये कुछ सर्टेन शॉर्टकट कीज हैं इसकी, ठीक है। अब हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हर बार हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो अब डिस्कशन अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने किसके बारे में डिस्कशन अब करेंगे, जैसा आप लोग जानते हो कि भाई आज अब फिर हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू पर करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। तो उसकी तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं और बात करना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई विंडोज की अगर बात की जाए, बच्चा बच्चा जानता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, लाइनेक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम लोग बोलते हैं एमएस डॉस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमएस डॉस आपका किसका एग्जांपल है, सीयूआई का एग्जांपल है, कमांड यूजर इंटरफेस का आपका एग्जांपल है एमएस डॉस, ठीक है। एमएस डॉस के बारे में मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, एमएस डॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ओरेकल की अगर बात की जाए, ओरेकल आपकी डीबीएमएस की एक कंपनी होती है। तो भाई यहां पर जो आंसर मतलब जो आंसर होगा वो आंसर होगा ओरेकल, क्योंकि क्वेश्चन ये किया गया इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ओरेकल हमारा डीबीएमएस की कंपनी का नाम है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बायोस इज स्टोर्ड इन, बायोस को डैश में स्टोर किया जाता है। तो भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका रोम रीड ओनली मेमोरी में भाई, क्योंकि बायोस पहली बात तो समझो होता क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को बूट कर पाते हैं। बूटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें बायोस का बहुत बड़ा रोल होता है, और क्योंकि वो स्टोर होता है किसमें, रोम चिप में, तो ऑब्वियस सी बात है कि रोम चिप का तो रोल होगा ही होगा। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट इज योर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है, व्हाट इज द मीन ऑफ द रीबूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम रीबूटिंग का क्या मतलब होता है। मैंने आप लोग को साफ साफ बताया था कि भैया बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड होती है, एक वार्म होती है। कंप्यूटर सिस्टम को जब हम ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम या स्विच ऑफ करने के बाद जब भी ओपन करेंगे तो वो हमारा कोल्ड बूटिंग कहलाएगा, और कंप्यूटर सिस्टम को अगर रीबूट किया जाएगा तो वो हमारा कहलाता है क्या, वार्म बूटिंग। तो नो डाउट यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, वार्म बूटिंग, क्योंकि यहां पर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है रीबूटिंग के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जितने भी एग्जाम्पल आप लोग के सामने हैं, चाहे वो विंडोज हो चाहे वो मैक हो, ये दोनों के दोनों मल्टी टास्क के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, मल्टी टास्क के एग्जाम्पल है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, हमारा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, एमएस डॉस, दैट इज योर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो एमएस डॉस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। विंडोज और मैक हमारा जो होता है वो मल्टी टास्क का एग्जाम्पल होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो भैया निम्नलिखित में से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इनमें से आपका देखिए वर्ड पैड आपका एक तरह का सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, फोटोशॉप भी है, एमएस एक्सेल भी है। यहां पर अगर हम बात करें, देखो वर्ड पैड एक तरह से अगर हम लोग बोले तो सॉफ्टवेयर तो है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी पार्ट पे हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन जो सिम्बियन है आपका, वो असल में अगर आप लोग को मालूम हो तो ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि आपके मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है, अब ये चलता नहीं है, लेकिन तो भी नाम तो खैर रहा ही है, ठीक है, तो वो नाम तो रहेगा ही इसका। तो दैट इज योर सिम्बियन, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम था। चलिए
तो भाई इसी के साथ साथ आप लोग का कंप्लीट होता है ये सॉफ्टवेयर का सेशन। उम्मीद करता हूं कि जो भी समझाया आप लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, किसी तरह की कोई शंका रह गई है दिमाग में, तो अगर आगे आने वाले सेशंस में भी वो क्लियर नहीं होती है, तो भाई ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस पे अपनी क्वेरीज को पुटअप कर सकते हैं, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्लास बोल दिया मैंने, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और अब हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पूरा पूरा सेशन आप लोग का होगा, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब कितने टाइप के आपके भाषाएं होती हैं, लैंग्वेजेस कितने टाइप के होते हैं, और उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेटर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और भी कई चीज़ों के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स।